प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। नवनियुक्त कर्मियों को भी किया संबोधित। कहा, सरकार विकसित भारत के लिए युवाओं को सही अवसर देने के लिए है प्रतिबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। दूसरी महिला 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर में आज से हो रही है शुरू। लैंगिक असमानता और विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण सहित कई मुद्दों पर विचार किए साझा। साथ ही ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और विश्व बैंक IMF की विकास समिति की बैठकों में भी लिया भाग। मोजाम्बिक दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। साथ ही अपनी समकक्ष के साथ संयुक्त आयोग की बैठक के 5वें सत्र की भी करेंगे सह अध्यक्षता। IPL में गत विजेता गुजरात टाइटंस का पंजाब किंग्स से होगा सामना। अपने पिछले मैच में हारने वाली दोनों टीमें जीत की लय में वापस आने के उद्देश्य से उतरेंगी मैदान पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को भी संबोधित किया। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होंगी। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पीएम ने कहा, कोविड के बाद पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही है, उसके बावजूद भी दुनिया भारत को एक चमकते सितारे के रूप में देख रही है। पीएम ने कहा, आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत
अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर खुल गए हैं जो 10 साल पहले युवाओं के सामने उपलब्ध ही नहीं थे। पीएम ने कहा, स्टार्टअप को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा करने वाला अभियान है। पीएम ने कहा, भारत में आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक ही सब कुछ निर्मित हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही तैयार हो रही है। बीते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए और सुरक्षित LHB कोचेज बनाए गए हैं। इनके निर्माण में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम जाएंगे और 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान का शुभारंभ करेंगे। वो असम उन्नत स्वास्थ्य देखभाल नवाचार संस्थान की आधारशिला भी रखेंगे और 3 मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शिवसागर के रंगो घर के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ करेंगे और 5 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोहों से संबंधित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मेगा बिहू नृत्य देखेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वोत्तर के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अस्पताल पूरे पूर्वोत्तर के लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बारे में डीडी न्यूज से स्थानीय लोगों ने खास बातचीत की है, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो एम्स खोल रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को जब बीमार होता है तो हम बाहर जाते हैं, पर अब यहाँ पे खुला है तो हमें बहुत सुविधा हो रही है। तो मैं पीएम मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारा एम्स इधर से होगा तो बहुत फायदा होगा असम से, बाहर से जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग सोचते हैं तो हमारा बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री आने से पहली बार खुल रहा है, बहुत 70 साल से ये पहला ये असम में एम्स खुल रहा है। सब आदमी के लिए अच्छा होगा,
हमारा एम्स के लिए दिल्ली में जाना पड़ता है, या में हमारा नजदीक में आने से थोड़ा ठीक रहता है। यहाँ पे एम्स खुल रहा है कल, तो ये बहुत अच्छी बात है नॉर्थ ईस्ट के लिए। हमारे लोग जो बीमार होने पर बाहर जाते थे, अभी यहीं पे वो इलाज कर पाएंगे, और यहाँ के स्टूडेंट्स लोगों को भी मौका मिलेगा, यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा, और इलाज के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। सो इसके लिए हम अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। एम्स होने से हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला आदमी का बहुत फायदा होगा। पहले हम लोग को बाहर जाना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली चेन्नई एरिया में, तो अभी तो हम लोग घर का नजदीक मिलेगा। इसलिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता में दूसरी महिला W20 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। जयपुर में होने वाली महिला 20 की ये बैठक महिलाओं के नेतृत्व में विकास से उनकी अप्रयुक्त क्षमता को बढ़ाना, समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण विषय पर केंद्रित होगी। W20 की 2 दिवसीय बैठक में G20 संगठन के 18 देशों की 120 महिला नेता विचार विमर्श करेंगी। इस दौरान सभी महिला नेता वैश्विक स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व लैंगिक असमानता और महिलाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखेंगी। W20 G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। इसके तहत पूरी दुनिया में लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसे 2015 में तुर्की की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लैंगिक विचारों को G20 चर्चाओं में मुख्यधारा में शामिल किया जाए और नीतियों और प्रतिबद्धताओं के रूप में G20 नेताओं की घोषणा में अनुवादित किया जाए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन शामिल है। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह CWG आज दूसरा वेबिनार आयोजित कर रहा है। एक टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत का दोहन वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार वेबिनार का समय दोपहर 12:30 बजे से रात 8:30 बजे तक निर्धारित है। ये वेबिनार G20 के सदस्य देशों और अतिथि राष्ट्रों के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 29 देशों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर जीवंत विरासत के महत्व और स्थिरता की दिशा में इसकी भूमिका के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेगा। इस वेबिनार का उद्देश्य एक समावेशी संवाद को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ भविष्य के लिए जीवंत विरासत के दोहन के बारे में विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से प्रेरित गहन चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों और अनुभवों से लाभ उठाना, जीवंत विरासत से जुड़ी कार्यप्रणालियों के उपयोग के क्रम में पैदा होने वाले अंतरालों, जरूरतों और अवसरों की पहचान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक के पहले दिन की सह अध्यक्षता की। बैठक का पहला सत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना पर आधारित था। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वैश्विक गरीबी की समस्या समय पर ऋण रीस्ट्रक्चरिंग के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ये समस्या उन देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है। इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य चुनौतियों और नीति समन्वय के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने MDP यानी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के विकास के एजेंडे पर भी चर्चा की। ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक ऋण समस्याओं पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और इस मुद्दे पर IMF और विश्व बैंक की साझेदारी का स्वागत किया। G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक वॉशिंगटन DC में स्थित IMF के मुख्यालय में आयोजित की जा रही है। ये 3 दिवसीय बैठक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक ऋण की समस्याओं के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।
इस बैठक के इतर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने विश्व बैंक मुख्यालय में एक राउंड टेबल की मेजबानी की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुपक्षवाद की सच्ची भावना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के विकास में बातचीत समावेशी और आम सहमति पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे देशों के विकास के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए। इसके इतर G20 कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की प्रगति पर उप स्तर पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हैं, जहां उन्होंने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 2023 के लिए ब्रिक्स वित्त एजेंडे पर चर्चा करने के लिए यह बैठक हुई। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने वैश्विक व्यापक आर्थिक विकास, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और सीमा शुल्क और कर सहयोग के मुद्दों पर भारत के विचार प्रस्तुत किए। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत का रोडमैप व्यापक विकास और नई वित्त पोषण विधियों पर ध्यान देने के साथ कमजोर समूहों के लिए सर्वसमावेशी कल्याण पर आधारित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक IMF स्प्रिंग मीटिंग 2023 की विकास समिति की बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस वर्ष की अनुमानित विकास दर 6% से ज्यादा होने के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और भू राजनीतिक माहौल को लेकर चिंतित है। वित्त मंत्री सीतारमण ने विश्व बैंक समूह का विकास गवर्नरों के लिए एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट विश्व बैंक समूह के विकास पर सामूहिक तौर पर सोचने का एक ऐतिहासिक मौका देती है। वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक को अपने गरीबी मुक्त विश्व के सपने की दिशा में काम करते रहना चाहिए और दुनिया से चरम गरीबी मिटाने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने मिशन को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही विदेश मंत्री ने इस दौरान सुझाव दिया कि तीसरे लक्ष्य के रूप में GPG यानी ग्लोबल पब्लिक गुड्स पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इससे पहले स्प्रिंग मीटिंग 2023 से इतर केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल में भी हिस्सा लिया। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जियोर्जीवा और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास भी मौजूद रहे। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता पर वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते ऋण संकट को दूर करने के लिए G20 समेत वर्तमान वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 3 दिवसीय मोजाम्बिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मोजाम्बिक के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और साथ ही मोजाम्बिक की अपनी समकक्ष वेरोनिका मकामो के साथ संयुक्त आयोग की बैठक के 5वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने युगांडा की राजधानी कंपाला में भारतीय समुदाय के लोगों से बात की। भारतीय समुदाय के लोगों के उत्साह को देखकर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत युगांडा द्विपक्षीय संबंधों में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, भारत युगांडा संबंधों में भारतीय समुदाय के लोगों का योगदान हम सभी को गौरवान्वित करता है। विदेश मंत्री ने पिछले 3 दिनों में हुई अपनी बातचीत को साझा किया। साथ ही कंपाला में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर का भी दौरा किया और शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। अनेकता में एकता हमारे देश की अनूठी विशेषता है। यहाँ सदियों से अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां मौजूद हैं। पहनावा अलग है, खान पान अलग है और भौगोलिक स्थान भी अलग अलग हैं। लेकिन जब उनकी राष्ट्रीयता की बात आती है तो बड़े गर्व के साथ वो सभी एक होकर भारत के लिए खड़े हो जाते हैं। भारत अपने बहुरंगी सांस्कृतिक ताने बाने के साथ एक संयुक्त देश है और इसी वजह से अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई महसूस करती हैं। भारतीय भाषाएं एक बड़े गुलदस्ते में सजे विभिन्न प्रकार के फूलों की तरह हैं, जिनकी सुगंध को हम सहेज कर रखते हैं। आइए आपको सुनाते हैं 24 नवंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का ये संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर
सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही है। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। पंजाब के फाजिलका जिले में बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन पर फायरिंग की। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के मुताबिक तलाशी के दौरान फाजिलका के महरखेवा मानसा गांव के पास एक खेत से 4.5 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई। बीएसएफ मामले की जांच कर रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,158 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,356 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.02% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.42% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 44,998 है। और इस सब के बीच देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 327 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। जलियांवाला बाग नरसंहार की आज बरसी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, जलियांवाला बाग के बलिदानियों को देशवासियों की ओर से मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। हाल ही में मुझे उस पवित्र स्थल का दर्शन करने और उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला था। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन स्वाधीनता सेनानियों के प्रति भारतवासी सदैव कृतज्ञ रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग में आज के दिन शहीद हुए सभी लोगों के बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा, मैं आज के दिन जलियांवाला बाग में शहीद हुए सभी बलिदानियों के त्याग को स्मरण करता हूं। उन सभी लोगों का सर्वोच्च बलिदान हमें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने और एक सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जलियांवाला बाग में शहीद हुए बलिदानियों को नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में पूरी दुनिया ने अंग्रेजी हुकूमत का निर्मम चेहरा देखा। इस नरसंहार ने देशवासियों को ऐसी चोट पहुंचाई जिससे आज़ादी की लड़ाई व्यक्ति व्यक्ति के आंदोलन में परिवर्तित हो गई। जलियांवाला बाग में शहीद हुए बलिदानियों को नमन करता हूं। एथलीट्स को डोपिंग से बचाने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा द्वारा राजधानी दिल्ली में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ खेलों के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। इस अवसर पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान और राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा की डीजी रितु सेन भी मौजूद थीं। इस कार्यक्रम का मकसद खिलाड़ियों में डोपिंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाना था। कार्यक्रम में पोषक तत्वों की खुराक के उपयोग से जुड़े जोखिम पर भी जोर दिया गया। Today's conference showcases our commitment to creating a safe sports environment in India, prioritizing the health of athletes and engaging stakeholders in this important dialogue. We are also committed to working towards building a regulatory framework for safety of athletes and are collaborating with key stakeholders who are aligned to this mission. इस अवसर पर खेल मंत्री द्वारा मोबाइल मेडिसिन एप्लीकेशन भी जारी किया गया। इस एप्लीकेशन द्वारा खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। The Know Your Medicine application will enable athletes and the sports ecosystem to check the status of prohibited substances and medicines on the click of finger and make informed decisions. This application is not just for athletes, it is for everyone who wants to be associated
with clean sports in India. The technology-led tool available in multiple languages will help athletes safeguard themselves against inadvertent doping and access information anywhere, anytime. With this application, India has now joined the likes of few nations in the world which provide such information to their athletes, and athletes from India will now be able to safeguard themselves against the inadvertent doping by availing information. Know Your Medicine application is made for India and made in India, and I'm sure this is going to help many athletes and the sports lovers in the country. इंडियन प्रीमियर लीग में आज गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दोनों टीमों ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में उन्हें जीत और 1 में हार मिली है। शिखर धवन के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर गुजरात की कड़ी परीक्षा लेना चाहेगी। गुजरात टाइटंस को उम्मीद होगी कि नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट होकर टीम में लौटे। ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। पंजाब और गुजरात को अपने पिछले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पंजाब को सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट से शिकस्त दी थी, वहीं गुजरात टाइटंस को कोलकाता ने हराया था। गुजरात टाइटंस अंक तालिका में 4थे स्थान पर है, पंजाब किंग्स की टीम 6ठे स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ राजस्थान ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया। राजस्थान से जीत के लिए मिले 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए अंतिम ओवरों में कप्तान MS धोनी और रविंद्र जडेजा ने आक्रामक बल्लेबाजी की, हालांकि वो टीम को जीत दिलाने में असफल रहे। धोनी ने 17 गेंदों पर 1 चौका और 3 छक्के की मदद से नाबाद 32 रन बनाए, वहीं जडेजा 25 रन बनाकर नाबाद रहे। चेन्नई के लिए डेवान कॉनवे ने सबसे अधिक 50 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से जोश बटलर ने सबसे अधिक 52 रन का योगदान दिया। देवदत्त पड्डिकल ने 38 रन बनाए, जबकि अश्विन और हेटमायर ने 30-30 रन की पारी खेली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक